गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इधर सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो अच्छे से चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हम किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि पहले हमने कंपोनेंट ऑफ इंजन पढ़ा, उसके बाद इंजन का ऑपरेशन पढ़ा। इंजन ऑपरेशन के बाद हमने लुब्रिकेशन सिस्टम कल पढ़ा था। उससे आगे आज हम लोग कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम में हमने ये देखा था जो दो मूविंग पार्ट्स है उसके बीच जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है को कैसे कम किया जाए। इसमें हमने आपको चार मेथड बताया था। प्रेशर फीड सिस्टम, जिसको फोर्स फीड सिस्टम भी कहा जाता है, फ्लैश सिस्टम, ड्राई सम्प सिस्टम और पेट्रोल सिस्टम। ये चारों चीजें हमने आपकी कल की क्लास में आपको बताई। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित तौर से आप देखिएगा, छोटा सा टॉपिक है और वहां से प्रश्न आता है तो आप उसको इतना आसानी के साथ नहीं ले सकते। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से जितने भी प्रश्न आए वो बोनस होते हैं। कूलिंग सिस्टम के प्रश्न हो गए, बहुत लिमिटेड प्रश्न है इसमें से, लेकिन निश्चित तौर से आते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रश्न हो गया, फ्यूल सिस्टम का प्रश्न हो गया, ये सब के सब प्रश्न आपके लिए बोनस प्रश्न हो गए। तो इनको ग्रैब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए, आज का जो हमारा चैप्टर है कूलिंग सिस्टम, उसको हम शुरू, क्लियर है, शीतलन प्रणाली हिंदी में को कहा जाता है। अब जब हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है, लगातार वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उस पावर जो निकल रही है वो किससे निकल रही है? मैंने आपको बताया था कि इंजन का काम तब शुरू होता है जब उसको हीट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जलाते हैं। ठीक है, जलाने के बाद वो हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी। उष्मा जो है कॉन्टिन्यूसली निकलती रहती है जब ईंधन हमारा जलता रहता है। तो जितनी अमाउंट में हमारा हीट निकलेगा, उसी अमाउंट में हमारा क्या होगा, जो है हमारा पावर प्रोड्यूस होता रहता। ठीक है, तो इस क्रम में आपने देखा कि जो हमारा उष्मा है लगातार निकल रही, उष्मा लगातार जल रही है। तो जलने के कारण जो उष्मा निकल रही है उसके कारण कंपोनेंट जो है हीट इंजन के, वो क्या करते रहते हैं, हीट होते रहते हैं। कंपोनेंट जो है इंजन पर लगा हुआ या फिर इंजन के जो कंपोनेंट है अंदर, वो क्या होते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते रहते हैं, हीट होते रहते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन लिमिटेशन तक तब तो ठीक है कि उतना हीटिंग चाहिए होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हीटिंग तो इंजन में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो उसके लिए हमको कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट आप समझ गए होंगे कि कूलिंग सिस्टम में हमने क्या कहा। कूलिंग सिस्टम का काम ये नहीं है कि इंजन को ठंडा करना, बिल्कुल भी नहीं। कूलिंग सिस्टम का काम यह है कि एक निश्चित ताप से टेम्परेचर को अधिक न जाने देना। ठीक है, ठंडा करना काम नहीं है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा और ऑप्शन भी यही देगा कि इंजन को ठंडा करना या फिर एक निश्चित तापमान पर इंजन को बनाए रखना। आप कहेंगे सर कि एक निश्चित तापमान पर इंजन को बनाए रखना ही कूलिंग सिस्टम का कार्य है, ना कि ठंडा करना। क्लियर है मेरे भाई? इसको लिखते हैं पहले। कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली के उद्देश्य। शीतलन प्रणाली, नल प्रणाली के
उद्देश्य। ठीक है, हमने क्या लिखा कि शीतलन प्रणाली के उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कर ले, फिर हम लोग आए की ओर। तो हमने क्या कहा, लिख लीजिए। कूलिंग इसका उद्देश्य है इंजन की विभिन्न स्पीड पर उसके कार्यकारी तापक्रम को रखना ताकि वह दक्षतापूर्वक कार्य कर। इसका उद्देश्य यह है कि इंजन के कार्यकारी तापमान को बनाए रखना, ताकि इंजन का दक्षता इंजन की दक्षता प्रभावित न हो, प्रभावित न हो। ये होता है कार्य कूलिंग सिस्टम के लगाने का पर। ठीक है मेरी दोस्त, हमने क्या कहा फिर से समझ। हमने कहा कि एक इंजन है, इंजन को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो इंजन ओवर हीटिंग हो जाता है। ओवर हीटिंग को कम करना कार्य है, लेकिन हीटिंग को कम करना कार्य कूलिंग सिस्टम का नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर ये ऐसा क्यों है, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। मान लो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है पेट्रोल डाल दिया है भैया, ये हमारे पास ये पेट्रोल है। ठीक है, और इसमें क्या करनी है हमको, यहाँ पे आग लगाना पड़ेगा। हमको क्या लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमको आग लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारा पेट्रोल जलेगा। कुछ ऐसे ही जलेगा पेट्रोल हमारा, बताओ। ये हमने आग यहाँ पर, तभी तो हमारा जलेगा, पेट्रोल जलेगा। तो आग लगाने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपको क्या चाहिए होगा। आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसा लिख लीजिए, यहां पर आपका हॉटनेस होना चाहिए। हॉटनेस जो है गर्मी होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास कोई लकड़ी है, लकड़ी को जलाने के लिए लकड़ी जितना सूखा हुआ होगा उतना अच्छा जलेगा। मेरी बात क्लियर है आपको? लकड़ी जितना सूखा हुआ होगा उतना अच्छा जलेगा, और जितना अच्छा जलेगा उतना ज्यादा आपको हीट मिलेगी। सेम कंडीशन होता है पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ, कि पेट्रोल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी पेट्रोल उतना ही अच्छा जलेगा। ठीक है, पेट्रोल क्या होगा, उतना ही अच्छा जलेगा, उतना ही आपको पावर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, वो तो हो गया पेट्रोल की क्वालिटी हो गई। अब आते हैं हम लोग आग की क्वालिटी की बात करते हैं और कंबस्शन चैम्बर की बात। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, उस कंबस्शन चैम्बर के अंदर ये जो हमारे पास फायर है, इस फायर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, फायर की बात। अगर मान लो कि हमने पेट्रोल डाल दिया, भैया आप पेट्रोल पानी से जलाओगे क्या? हम कहें कि आप पानी से पेट्रोल को जला सकते हैं? नहीं जला सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोई ना कोई स्पार्किंग करनी होगी, वहां पे आपको कोई ना कोई पेट्रोल के ऊपर चिंगारी देना होगा। चिंगारी देने के लिए
कहीं भी आग लगाने के लिए सबसे अच्छा प्लेस कौन सा माना जाता है? कि सूखा प्लेस हो और टेम्परेचर वहां का क्या हो? हॉट हो। सूखा हो और गर्म वातावरण हो तो हम आसानी के साथ आग लगा सकते हैं और वो आग प्रॉपर तरीके से ले। अगर ठंडे के दिनों में किसी वनों में आग लगा दिया जाए, वर्षा के दिनों में किसी वनों में आग लगा दिया जाए और गर्मी के दिनों में किसी जंगलों में आग लगा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि वर्षा के दिनों में, ठंडे के दिनों में आग का जो महत्व होगा और गर्मी के दिनों में जो आग का महत्व होगा, वो दोनों का अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो हमारे कहने का मतलब जो सूखा था उसको आप ऐसे समझिए कि कुछ ना कुछ ताप चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ ताप चाहिए। यही हमने लिखा है कि हॉटनेस कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक कुछ ना कुछ ताप सिलेंडर के अंदर नहीं होगा तो पेट्रोल हमारा नहीं जलेगा। अब नीचे मान लीजिए हम पानी दे दें, बर्फ का गोला दे दें, तो क्या हमारा जलेगा? नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा भैया। तो हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर देना जिसकी सहायता से अब क्या हो कि हमारा पेट्रोल जल जाए, डीजल जल जाए। लेकिन जब ये पेट्रोल और डीजल जलना शुरू हो गया, उसके बाद जो इंजन ओवर हीट होता है वो रोकने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ना कि इस टेम्परेचर को ठंडा करने। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? इसको हम एक और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तब तक हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर हमने कूलिंग सिस्टम गाड़ी में नहीं डाला तो क्या क्या परेशानियां हमको हैं। इसको हम लोग, अगर हमने कूलिंग सिस्टम नहीं डाला तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि इंजन के ओवर हीट होने के कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। तो नोट करके लिख लो। इंजन में कूलिंग सिस्टम का न प्रयोग करने पर, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग ना करने पर, प्रयोग इंजन में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग ना करने पर प्री इग्निशन, डेटोनेशन और नॉकिंग की समस्या आती है। ए, प्री इग्निशन। दूसरा, डेटोनेशन। और तीसरा, नॉकिंग। नॉकिंग की समस्या आती है। ठीक है मेरी बात? यहां तक हमने जो लिखा है इसको आप अच्छे से समझते जाइएगा। साथ के साथ हमने कहा है ये जो आपका टॉपिक होगा बोनस आपके लिए होने वाला है। हमने लिखा अगर इंजन में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो प्री इग्निशन, डेटोनेशन, नॉकिंग की समस्या आ सकती। क्लियर है? चलिए, अब एक और यहां पर डाल लीजिए। इंजन के ओवर हीट होने के कारण, इंजन के ओवर हीट होने का क्या कारण हो सकता है वो आपको हेडिंग डाल लेना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंजन के ओवर हीट होने का कारण, होने का कारण। ठीक है, इंजन के ओवर हीट होने का कारण लिख लीजिए। इंजन जाम हो जाना, इंजन का जाम होना।
इंजन का जाम हो जाना, इंजन का जाम हो जाना, इसके कारण भी ओवर हीटिंग हो सकता है। ठीक है। प्री इग्निशन का होना। ठीक है। प्री इग्निशन, हिंदी में भी इसको पूर्व प्रज्वलन कहते हैं, अभी बताएंगे हम आपको प्री इग्निशन क्या होता है, हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। ध्यान पूर्वक आपको, और आप लिख लीजिए, प्री इग्निशन आपने लिख लिया, उसके बाद लिख लीजिए वॉल्व टाइमिंग का गलत होना, वॉल्व टाइमिंग का, टाइमिंग का गलत होना। ठीक है। ये मुख्यतः तीन कारण है जिसके कारण इंजन में ओवरहीटिंग की समस्या आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कूलिंग के थ्रू कम करते हैं। अब आइए इस कहानी को 2 मिनट के अंदर समझिए, फिर हमारी की ओर से। हमने आपको लकड़ी की कहानी बताई थी कि लकड़ी के लिए सूखा वातावरण चाहिए, वैसे ही सिलेंडर के अंदर अगर हमको क्या कराना है, ईंधन को जलाना है, तो एक निश्चित ताप चाहिए होगा, एक निश्चित ताप चाहिए होगा। अगर उस ताप से कम अगर तापमान है सिलेंडर के अंदर, तो हमें बहुत प्रकार की समस्या हो सकती है। पहली समस्या ये होगी कि हमारा ईंधन या तो नहीं जले, ठीक है, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर ना जले। और दोनों ही कंडीशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल कहने का मतलब हो गया कि हमारे लिए वो क्या है, घाटे का सौदा है, कि हमको क्या होगी, अगर ईंधन ना जलेगा तब भी हमको घाटा है, कि हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, पावर नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। और अगर पूरी तरीके से ईंधन ना जला, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए क्या है, वर्स्ट कंडीशन, खराब कंडीशन। तो उसके लिए एक निश्चित ताप जो है वो सिलेंडर के अंदर आपको चाहिए होगा। अब इसको आप ऐसे समझिए दूसरे शब्दों में, कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी को आपने यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, मान लीजिए पटना में वो गाड़ी, उस गाड़ी को अभी हम ठंडे का मौसम है, हम कश्मीर लेके जाते हैं, हिमाचल लेके जाते हैं, वहां पे तापमान क्या है, कम है। वहां पर तापमान क्या है भैया, कम है। तो वो जो तापमान वहां पे कम हो जाता है, तो क्या गाड़ी वहां पे स्टार्टिंग की आसानी से होती है? वहां पे आप देखिएगा कि ठंडे प्रदेशों में जहां पे गाड़ियां होती है, रात रात भर जो है वो गाड़ी को चलते हुए छोड़ दिया जाता है। जब तापमान इतना नीचे हो जाता है तो रात रात भर गाड़ी को चलते हुए छोड़ दिया जाता है न्यूट्रल गियर में। क्यों? ताकि इंजन का जो तापमान है वो ठंडा ना हो जाए। अगर इंजन का तापमान कम हो गया, ठीक है, तो इंजन का तापमान ठंडा कौन करता है? कूलिंग कहीं ना कहीं से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कूलिंग हो रहा है। तो अगर वो तापमान कम हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, गाड़ी क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी। तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उसका टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। क्लियर है भैया? तो इसके लिए तापमान जो है सिलेंडर के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो तापमान से कोई परेशानी कूलिंग सिस्टम को नहीं है। परेशानी कूलिंग सिस्टम को इस चीज से है कि इंजन ओवर हीट ना हो जाए, उससे हमारी परेशानी है। और जब इंजन ओवर हीट होगा तो बहुत सार प्रकार की परेशानियां हो सकती है, जैसे प्री इग्निशन, नॉकिंग, डेटोनेशन, ये सब प्रकार की समस्याएं जो है वो होती। क्लियर है बात? अब आइए, अब जो हम कहानी शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार हम जो कूलिंग सिस्टम करते हैं, तो कैसे कैसे हम लोग कूलिंग करते हैं। तो पहला आपको हेडिंग डालना है, मेथड ऑफ कूलिंग। मेथड ऑफ मेथड ऑफ कूलिंग। ठीक है, ने क्या लिखा है, मेथड ऑफ कूलिंग। ठीक है, दो प्रकार की कूलिंग होती है। एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, पहला एयर कूलिंग सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं वायु शीतलन। वायु शीतलन।
और दूसरा है वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग, जल शीतलन। ठीक है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग, दो प्रकार की जो कूलिंग सिस्टम है उसका हम उपयोग करते हैं इंजन के तापमान को एक समान बनाए रखने के लिए, ना कि इंजन को ठंडा करने के लिए। ये चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट हैं। ठीक है, चलिए, शीतलन प्रणाली का उद्देश्य जो हम लिखे थे, हमको लगता है कि और करके एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमको यहाँ पर लिख देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना हो। और करके आप ये लिख सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम का कार्य है इंजन को अधिक गर्म होने से रोकना, ना कि ठंडा करना। लिख लीजिए, कूलिंग सिस्टम का कार्य है, कूलिंग सिस्टम का कार्य है इंजन को इंजन का एक समान टेम्परेचर बनाए रखना, एक समान ताप बनाए रखना, ना कि इंजन को ठंडा करना। ठीक है भाई, आ जाओ। अब कहाँ थे हम लोग? मेथड ऑफ कूलिंग में, कि कैसे हम कूल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिए, एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम। अब ये एयर कूलिंग सिस्टम है क्या, ये हम आपको 1 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा। एक हम फिगर बनाएंगे और उस फिगर की सहायता से हम लोग बहुत आसानी के साथ इसको करने वाले हैं। क्लियर है जी? चलो देखिए, एक हमने क्या लिया है, चलिए, क्या ले लिया हमने? एक तो हमने लिया है ये सिलेंडर है। आप देखते होंगे जो आपके पास गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में कुछ इस प्रकार का जो है आप स्ट्रक्चर जो है ना वो आप देखते हो। ठीक है, कौन सा प्रकार का स्ट्रक्चर? आप कहेंगे कि सर बताइए। देखो भैया, आपने कुछ ऐसा देखा हो। ठीक है, आपने कुछ इस प्रकार का निश्चित तौर से देखा होगा। ठीक है, आपने निश्चित तौर से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपने गाड़ियों में देखा ही हो। चलिए, आइए कहानी को हम शुरू करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे इस कहानी के विभिन्न पहलुओं की तरफ। ये वास्तव में कहानी कहती क्या है? आ जाओ भाई, इस कहानी को अब समझते हैं। ये फिगर देख के कुछ ना कुछ तो आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि सर ने क्या बनाया है।
ऐसा क्या आपने अपनी गाड़ियों में देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। चलो, हम आपको याद कराते हैं। आपके पास जो गाड़ी होती है, गाड़ी में देखिएगा कि जहां पर आपका टैंक होता है, फ्यूल का टैंक होता है, उसके नीचे एक आपका एक जो बना होता है, जो पिस्टन कंबस्टन चैम्बर है जिसके अंदर पिस्टन होता है, उसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार की पत्तियां जो होती है वो बनी होती है। और उन पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसा देखेंगे, ऊपर वाली पत्तियां जो होती हैं वो ज्यादा चौड़ी होती हैं और ज्यादा लंबी होती हैं, और नीचे वाली पत्तियां जो होती हैं वो कम चौड़ी और कम लंबी होती है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझने के लिए 1 सेकेंड का टाइम आपको और लगाना पड़ेगा, और हमारी बात को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। कि मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन रख दिया है। भैया इस चीज को समझना है, आपको क्या करना है, इस चीज को समझना है कि कहानी क्या है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। क्लियर है इस कहानी को? चलिए देखिए, इस कहानी के कुछ पार्ट्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है ना? ठीक है जी। अब आओ, कहानी समझना शुरू करो। देखो, देखो जी, ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं, ये वाले को, ये वाले को, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये सारी सारी लाइनें जो हैं, ये सारी की सारी लाइनें जो आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी लाइन जो है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फिन्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं। ये रेड कलर का जो है ये है अपना फायर है। ये क्या है? फायर है। ठीक है। ये क्या है? ये पिस्टन है। क्लियर है? अब आइए, इस कहानी को हम लोग समझते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। एयर कूलिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को 2 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे। देखो, चलिए, जब हमारा सिलेंडर के अंदर ईंधन जल रहा था, ठीक है, ईंधन जब जलेगा तो क्या होता है कि ईंधन जब हमारा जल रहा होता है तो आपको पता है कि जो गर्म गैसें हैं ऊपर की ओर उठती हैं, गर्म गैसें हैं जो क्या उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। तो जितनी भी गर्म गैसें होंगी जलने के बाद ये आग के रूप में कहाँ, ऊपर की तरफ, सिलेंडर का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वहीं पर क्या होता है, जाके वो जमा होने लगती है। मेरी बात यहां तक क्लियर है आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने साइंस में ये सारी चीजें पढ़ रखी है। तो जब हमारा गर्म गैसेज ऊपर की ओर है, तो हमारा कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि गर्म गैस ऊपर की ओर है, तो वहां पे जहां पे गर्म गैस जहां पर ज्यादा होगी, वहां पर जो होगा, वहां पर हीटिंग ज्यादा होगा, वहां पर हीटिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। और वहां पर अगर हीटिंग की समस्या ज्यादा है तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे आपको कूलिंग ज्यादा करना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिन्स का आकार है ऊपरी सतह पर बड़ा रखते हैं और निचली सतह पर कम रखते हैं। क्योंकि निचली सतह पर क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि कम मात्रा में जली हुई गैसें, गर्म गैसें आएंगी, इसलिए यहाँ पर कम छोटे, कम छोटे, क्या कम छोटे, कम छोटे आकार के फिन्स की भी जरूरत से काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ऊपरी सतह पर, तो ऊपरी सतह पर जो है अधिक लंबी जो है वो फिन्स से ही होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्म गैसों की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा,
ये तो हो गया कहानी। तो अब कहेंगे सर फिन्स का कार्य क्या है? भाई सब बताएंगे आपको। फिन्स के कार्य को समझने से पहले एयर कूलिंग सिस्टम का एक हमने ये फिगर बनाया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर फिन्स के भी कार्य को लिखेंगे और ये जो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो लिख लीजिए एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में कि कूलिंग के इस तरीके में सिलेंडर की दीवारों से होकर उष्मा सीधे वायुमंडल में चली जाती है। कूलिंग के इस तरीके में कूलिंग के इस तरीके में सिलेंडर की दीवारों से होकर दीवार से होकर उष्मा सीधे वायुमंडल में चली जाती, वायुमंडल में चली जाती। ठीक है, इसको समझिए। कूलिंग के इस मेथड में क्या होता है कि उष्मा जो है डायरेक्ट क्या हुआ है, ये सिलेंडर वाल जो है, सिलेंडर वाल से क्या है डायरेक्ट वो वातावरण में चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा एयर कूलिंग सिस्टम। यानी इसके लिए हमारा कूलिंग का जो मीडियम होता है वो हवा होती है। कि हवा क्या है, क्या करेगी, हवा डायरेक्ट सिलेंडर के दीवारों से टकराएगी और जितनी अधिक मात्रा में सिलेंडर की दीवारों से हवा टकराएगी उतना ही ज्यादा प्रॉपर कूलिंग हमारा, उतना ही अधिक मात्रा में वो कूलिंग सिस्टम अपना प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यही सिलेंडर की दीवार की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हम लोग फिन्स का उपयोग करते हैं। सिलेंडर की सतह की दीवार के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका हम लोग फिन्स का उपयोग करते हैं। नहीं समझ आया? मान लीजिए ये हमारे पास एक मोबाइल है, देखो यहाँ पे इस मोबाइल में आप ऐसे समझिए कि ये आपका क्या है कि सिलेंडर है। मान लेते हैं क्या भैया सिलेंडर है, अरे ऐसे ये क्या हमारे पास। अब इस सिलेंडर की कहानी ऐसे समझिए कि मान लीजिए इसमें अभी जो है ना हवा जो है पूरी तरीके से आ जा रही है। आप लोग ऐसे करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर ने क्या कहा। ठीक है, अब देखिए अभी सिलेंडर के चारों तरफ यहाँ पर जो हवा है वो जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या जाए, हवा टकराए या फिर इसको अधिक मात्रा में कूलिंग करे, तो मान लो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर क्या लगा दिया, हाथ लगा दिया। ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके साथ हाथ लगा दिया। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान देना है कि जिस चीज का ये सिलेंडर का जो बाहरी सिलेंडर वॉल का जो बाहरी परत है, अगर उसी चीज का हम यहाँ पे एक मेटल लगा के इसकी लंबाई को अगर बढ़ा दें, तो ये जो हमारा हाथ है ये जब कूल होगा, हमारी बात को समझिएगा कि जब ये कूलिंग होगा, इसका कूलिंग कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। फिर ये कूल किसको करना शुरू करेगा, ये कूल जो हमारे इसको करना शुरू करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ ये कांटेक्ट में है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। तो इसी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए एयर कूलिंग सिस्टम में हम लोग फिर उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो लिख लिया आपने कि क्या हो जाता है, लिख लिया। चलो आ जाओ, आगे देखो। एयर कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर की दीवारों पर सिलेंडर की दीवार पर फिन्स बने होते हैं। फिन्स हिंदी में भाई भैया इसको फिन्स ही बोलते हैं। फिन्स बने होते हैं, बने होते हैं जिनका कार्य है
इनका कार्य सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, क्षेत्रफल को बढ़ाना है, बढ़ाना। और जितना सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा उतनी ज्यादा अधिक मात्रा में हवा जो है वो आएगी। मान लेते हैं कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, तो इस हाथ पर जितनी हवा आ रही होगी, अगर हम क्या कर दें, इसकी चौड़ाई को, लंबाई को बढ़ा दें, यानी सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो ज्यादा मात्रा में हवा हमारे इस दोनों हथेली पर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वहां पर कि फिन्स लगा के सरफेस एरिया बढ़ा दो तो अधिक मात्रा में जो फिन्स के थ्रू क्या हो जाएगी, सिलेंडर बाल से कनेक्ट होगी, सिलेंडर बाल पर अधिक मात्रा में क्या होगी, हवा पड़ेगी, तो हमारा कूलिंग जो है वो प्रॉपरली चलेगा। एयर कूलिंग सिस्टम के लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा, एयर कूलिंग सिस्टम के लाभ। एयर कूलिंग सिस्टम के, एयर कूलिंग सिस्टम के लाभ, ठीक है। एयर कूलिंग सिस्टम के लाभ क्या होते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। लिख लीजिए। यह बार में हल्का होता है, इसमें रेडिएटर नहीं लगा होता है। यह भार में हल्का होता है, इसमें रेडिएटर नहीं लगा होता। पॉइंट नंबर 1, यह भार में हल्का, रेडिएटर नहीं लगा, रेडिएटर, वाटर जैकेट नहीं लगा होता है। यह भार में हल्का तथा कर देते हैं ताकि आपको, तथा रेडिएटर, वाटर जैकेट नहीं लगा होता, नहीं लगा होता। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिन्स का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम की वाटर कूलिंग सिस्टम में। आपने जस्ट अभी देखा है कि फिन्स का प्रयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि कूलिंग सिस्टम में क्या ही रुकावट होगी, क्योंकि हवा का प्रवाह लगातार चलता रहेगा, कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन हवा का प्रवाह जो है वो होता रहेगा, तो कूलिंग हमारी होती रहेगी, इसलिए कोई भी इसमें ब्रेकिंग नहीं होता है। तो कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होता है। कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिख लो। तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये लिख लेना है कि एंटी फ्रीजिंग की आवश्यकता नहीं होती है, एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती, एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? अब हानि लिख लीजिए। इसकी हानि क्या होती है, या हानि आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेशन भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए भैया, जो है इसकी हानि क्या है। यह अधिकतर छोटे वाहनों में प्रयोग किया जा सकता है, यह अधिकतर छोटे वाहनों में प्रयोग किया जा सकता है, छोटे वाहनों में प्रयोग होता है। कहने का मतलब किसी कूलिंग की इफिशियंसी होती है वो कम होती है, तो अगर कूलिंग की इफिशियंसी कम है तो कम गर्म होने वाले इंजनों में ही इसका हम लोग प्रयोग करते हैं।
ठीक है, चलिए। सिलेंडर वाल की जो उष्मा होती है 20-30% क्रैंक शाफ्ट शोषित कर लेता है। ठीक है, सिलेंडर वॉल की उष्मा जो है क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, शोषित कर लेता है। तो जब जो हमारा क्रैंक शाफ्ट शोषित कर लेगा, यानी इंजन में जो ओवर हीटिंग है वो प्रॉपरली क्लियर है जी। एग्जाम्पल आपका स्कूटर हो गया, मोटर हो गया, मोटर हो गया, ठीक है ना, बाइक हो गया। इन सब में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, हम लोग करते हैं भैया किसका, एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है ना, चलो आ जाओ आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम। हेडिंग हमारा होगा वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम, है ना। अब वाटर कूलिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी कहानी को हम लोग समझ। अभी हमने देखा कि जो हल्की गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, जिनमें कम मात्रा में हीटिंग होती है, उनको तो हम लोग एयर कूलिंग की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसका ओवर हीटिंग की समस्या को कम कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, भारी भारी गाड़ियां हैं, अब उनमें तो अधिक मात्रा में उष्मा चाहिए होगी, अधिक मात्रा में उष्मा चाहिए होगी ना। छोटी गाड़ियों कहने का मतलब होता है कि उसमें पावर कम चाहिए होता है, और हैवी व्हीकल जिसमें पावर ज्यादा चाहिए होगा, जिसमें पावर ज्यादा चाहिए होगा उसमें उष्मा ज्यादा निकलती होगी। उष्मा ज्यादा निकलती होगी तो उसमें रेट रेट ऑफ हीटिंग जो होगा, रेट ऑफ ओवर हीटिंग जो होगा, वो काफी ज्यादा होगा। तो उसको ठंडा करने के लिए हमको कूलिंग सिस्टम भी तगड़ा लगाना पड़े। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम, जिसको हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए वाटर कूलिंग सिस्टम की क्या क्या होता है, हम लिखा देते हैं आपको। वाटर कूलिंग सिस्टम का पहला पॉइंट है, इसमें इसमें उष्मा, या फिर इसको ऐसे आप लिख लो कि कूलिंग सिस्टम के मेथड में, इस विधि में कंबस्शन चैम्बर, सिलेंडर इत्यादि के पास चारों तरफ वाटर जैकेट बना होता है और उसमें पानी प्रवाहित होता रहा। इस विधि में, इस विधि में कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर के चारों तरफ, चारों तरफ वाटर जैकेट बना होता है, वाटर जैकेट बना होता है। तथा इस जैकेट से होकर, जैकेट से होकर पानी प्रवाहित होती रहती है, पानी लगातार प्रवाहित होती रहती है, लगातार प्रवाहित होती है। ठीक है, हमने आपको लिखाया था ना एयर कूलिंग सिस्टम की कि वाटर जैकेट का प्रयोग नहीं होता है, इसमें वाटर जैकेट का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे उसी से हम लोग क्या करते हैं, पानी जो है प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, वाटर पंप जो है, ठीक है ना, वाटर पंप को शक्ति जो है किससे मिलती है, तो क्रैंक शाफ्ट से मिलती है। ये भी आपको लिखना है कि वाटर पंप को शक्ति जो है, वाटर पंप को शक्ति को पावर
क्रैंक शाफ्ट की सहायता से मिलता है। क्रैंक शाफ्ट से मिलता है। ठीक है ना, लिखते जाइए। आगे लिख लीजिए इसके बारे में कि यह पानी इंजन की ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता रहता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलो इतना आप इसको समझिए, फिर आए हम बताते हैं। मान लो ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सिलेंडर है। अब इसके अंदर से अधिक मात्रा में हीटिंग हो रही है, तो कूलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार फिन्स के स्थान पर हम क्या करते हैं, एक हम जैकेट बना देते हैं। एक जैकेट कहने का मतलब कि पास हो गया। ठीक है, उस पास को भी आप समझिएगा कि है एक्चुअल में पास है क्या, तो समझिए। ठीक है, यहाँ पे के बीच में ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो, ये वाला जो है, इसमें पानी क्या है, ये पानी जो है ये इसके अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये लिखते हैं आपके लिए, ये जो है सिलेंडर है, सिलेंडर वॉल है, जो कि कंबस्शन चैम्बर से जुड़ा हुआ है। ये हमारा वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट है। और ये जो आप येलो कलर का है, ये वाटर। अब आप ऐसा देखिए कि हो क्या रहा है, इस सिलेंडर वॉल से कनेक्ट है हमारा वाटर जैकेट, और इस वाटर जैकेट में क्या है, पानी है। तो सिलेंडर वॉल की जितनी भी उष्मा होगी, पानी क्या करेगा, अपनी तरफ उसको खींचेगा, और ये फिर किससे कनेक्टेड है, वातावरण से कनेक्टेड है। तो पानी से उष्मा जो है वातावरण में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपको थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम, और एक होता है आप लोगों का क्या होता है भैया, थर्मोसाइफन ही रहने दो, थर्मोसाइफन की ही कहानी को हम लोग, ये होता है क्या होता है, ये जो है हमारी वो वाटर कूलिंग सिस्टम। अब इसमें जो है ना कुछ टर्म आते हैं, इसमें क्या आते हैं, कुछ टर्म आते हैं। कि यहां पर हमने क्या कहा है, इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि हमने कहा यहां पर कि सर ने अभी बताया कि ये हमारा क्या है, सिलेंडर का वॉल है। अब सिलेंडर वॉल है भाई, वाटर नहीं, सिलेंडर वॉल है, इस सिलेंडर का द्वार है। इससे कनेक्ट है हमारा, क्या कनेक्ट है, वाटर जैकेट कनेक्ट है। वाटर जैकेट के अंदर पानी है, तो वाटर जैकेट के अंदर जो पानी है वो क्या कर रहा है, सिलेंडर वॉल से जो उष्मा वाटर के पास आ रही है उसको ठंडा कर दे रहा है, और उसको बाहर की ओर निकाल दे रहा है, उस उष्मा को बाहर की तरफ। तो इसके अंदर लगातार पानी प्रवाहित होती रहती है। तो पानी अगर ऐसा हो कि पानी, क्योंकि जब ये ठंडा करेगा इसको, सिलेंडर बॉल से आई उष्मा को, तो ये पानी गर्म होती रहेगी। तो एक यहां पर एक बल्ब लगाते हैं हम लोग, यहां पर इनलेट पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, जिसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं, थर्मोस्टेट बोलते हैं। अब ये थर्मोस्टेट बल्ब का कार्य क्या होता है, थर्मोस्टेट बल्ब, ये समझिएगा, ये क्या करता है, ये पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि सिलेंडर बॉल से जो उष्मा आई है इस रेडिएटर पे, सॉरी इस वाटर जैकेट पे, उसको ये क्या कर रहा है, वाटर जब ठंडा कर रहा होगा तो पानी गर्म हो रहा होगा। तो पानी गर्म हो रहा है, तो एक निश्चित तापमान से ज्यादा अगर पानी का टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, इसको ठंडा नहीं कर पाएगा। तो जो अगर अधिक तापमान से वाटर निकल रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो फ्रेश चार्ज देने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट बल्ब का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग थर्मोस्टेट बल्ब। अब हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसकी कहानी को हम लोग भाई समझने वाले हैं, इसको करने, ठीक है ना। तो थर्मोस्टेट बल्ब, थर्मोस्टेट बल्ब, थर्मोस्टेट बल्ब। ठीक है ना। अब ये थर्मोस्टेट बल्ब क्या है, इसकी कहानी को आपको समझना पड़ेगा। लिख लीजिए इसके बारे में, थर्मोस्टेट बल्ब के बारे में लिखिए। यह वाटर आउटलेट पर फिट होता है, क्या,
वाटर आउटलेट पर हीट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह वाटर आउटलेट पर फिट होता है। तो लिख लीजिए, जब थर्मोस्टेट बल्ब 70 डिग्री से कम ताप वाले पानी को अपने अंदर नहीं आने देता। थर्मोस्टेट बल्ब, थर्मोस्टेट बल्ब 77 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप वाले पानी को अपने अंदर नहीं आने देता, नहीं आने देता। इसकी कारण को समझिएगा, क्योंकि आप कहेगा कि सर आपने उल्टा तो नहीं लिखा दिया, हमने भैया सही लिखा है। क्यों लिखा है इसको समझिएगा। हमने कहा ना कि कूलिंग सिस्टम का कार्य है इंजन को ओवर हीट होने से रोकना, ना कि उसको ठंडा करना। तो 70 डिग्री से कम टेम्परेचर अगर का पानी है, उसके सिलेंडर के चारों तरफ नहीं प्रवाहित इसलिए किया जाता है कि वो क्या कर देगा, एक्सेस कूलिंग कर देगा, वो इंजन को ठंडा करने का काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि कूलिंग सिस्टम का कार्य ही नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए। उसके बाद जब थर्मोस्टेट बंद होता है, उस समय पानी का बहाव जो होता है वो बाईपास बल्ब के थ्रू होता है। थर्मोस्टेट बल्ब सिलेंडर हेड पर लगा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, यह सिलेंडर हेड पर लगा हो, हेड पर लगा है। क्लियर है, ये कहानी आप लोगों को, सिलेंडर हेड की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर। यही है हमारा एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये आज का हमारा, जिसमें हमने आपको बताया कि एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है। दोनों के बारे में डिफरेंसेस आप नोट कर लीजिए, सुना देता हूं मैं। दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कम पावर वाली गाड़ियां हैं तो उसके लिए हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम इंजन का प्रयोग करते हैं, और अगर अधिक पावर वाली गाड़ियां हैं तो उसके लिए हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में फिन्स लगा होता है, और फिन्स का कार्य होता है हवा की क्षेत्रफल को बढ़ा देना, जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम में वाटर का जैकेट बना होता है, जिसको हम लोग वाटर बाईपास के भी नाम से जानते हैं, जिससे लगातार पानी प्रवाहित होती रहती है, और वो जो वाटर जैकेट होता है वो सिलेंडर की दीवारों से जुड़ा हुआ होता है, ताकि वो क्या करे कि सिलेंडर की दीवारों में जो उष्मा है उसको क्या करे, अपने आप में सिलेंडर के अंदर जो वाटर सिलेंडर वॉल के आसपास 70 डिग्री से कम तापमान वाले पानी को इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो ओवर कूलिंग करना शुरू कर देंगे, और अगर वो ओवर कूलिंग करना शुरू कर देंगे तो इंजन हमारा ठंडा हो जाएगा, और अगर इंजन हमारा ठंडा होगा तो इंजन ही हमारा स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर हम पावर कैसे उत्पन्न कर पाएंगे। ये कारण होता थर्मोस्टेट बल्ब का, ये कार्य होता। ठीक है जी, हमने आपको बता दिया एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम के महत्व के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो हमारा वो होता है, क्या होता है, खत्म हो जाता है। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।